हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी छात्र नए हैं हमारी क्लास में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उनको बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी छात्र रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास है दोपहर को 1 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। तो इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुके इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो कर लेंगे, बाद में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको दिया जाता है टाइम टू टाइम। और जो अपडेट होता है एग्जाम का आपको वो भी आपके यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिगार्डिंग जो है छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख के स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 26। पहला क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है, बताइए। संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है, तो संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 27 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है। इससे विधायी शक्ति का अधिकार है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संबोधन करता है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को क्या करता है, संबोधित करता है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28 नंबर। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है, बताइए। वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता और संध्या बरिंद्र घोष। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, संध्या का जो है बरिंद्र घोष के साथ सही मिलान नहीं हुआ है। एक इसके जो है आपके बीबी उपाध्याय है। ठीक है, बीबी उपाध्याय। ठीक है, संध्या पत्रिका के संपादक आपके बीबी उपाध्याय है। बाकी वंदे मातरम के आपके अरविंद घोष, न्यू इंडिया के बिपिन चंद्रपाल, युगांतर के आपके भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये सभी सही दिए गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 नंबर। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे जो है दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 30 नंबर क्या रहेगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटे महाद्वीप की बात की जाएगी तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है इन चार में से। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में से ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए 31 31 वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों को जो है आर्द्रता माप यानी कि हाइग्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 प्रश्न। ठीक है, पूछा गया आपका निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच जो है प्रभावी सीमा कहा जाता है, बताइए। चीन और भारत के बीच प्रभावी सीमा किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33वां प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किस दिन को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, किस दिन को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे जो है आपका हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? देखिए, क्लासेस अच्छी लग रही है तो क्लासेस को एक एक लाइक करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? बताइए, यदि चालू खाता पर, ठीक है, सरकारी खर्च जो है सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों घाटा बचत होगा। ठीक है, जो आपका ये लो ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि चालू खाता पर जो है सरकारी खर्च सरकारी राजस्व यानी कि प्राप्ति से, ठीक है, अधिक हो तो ऐसी स्थिति में जो है बजटीय घाटा कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? मतलब सरकारी खर्च सरकारी राजस्व यानी कि जो हमको सरकारी जो प्राप्त हो रहा है राजस्व, उससे अगर अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? वहां पे जो है घाटा आपका बजट हो जाएगा। ठीक है, बजट जो है घाटे में चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35 नंबर। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, क्योंकि श्रमिकों की संख्या अधिक होने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन लगभग जो है समान बना रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 36 नंबर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? बताइए, भारतीय संविधान जो है किसकी गारंटी नहीं देता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सर, सभी को शिक्षा का हक। ठीक है, सभी को शिक्षा का हक जो है भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है। ठीक है, क्लियर? भारतीय संविधान में सभी को जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 21 या केवल जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इतना बात याद रखेंगे। ठीक है, बाकी समता का हक, धार्मिक आजादी का हक, संवैधानिक उपचारों का हक, एक सभी जो है भारतीय संविधान में इसकी गारंटी देता है, लेकिन सभी को निःशुल्क शिक्षा का हक नहीं देता है। ठीक है, 6 से सिर्फ 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया गया है अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन आपका 37 समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी यानी कि प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? बताइए। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो प्रवेश मार्ग आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? तो आपकी कहलाती है साथियों पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता। जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो कि आकार में अवतल हो खड़ी खाड़ी कहलाती है। यह समुद्र के तट पर स्थित पाई जाने वाली आकृति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, डी नहीं। पहाड़ों कोई समुद्री रास्ता नहीं, आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका खाड़ी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 38 नंबर, 38 नंबर क्या दिया गया है? पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहरें हैं, इनमें जल कहाँ से आता है? बताइए, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहरें हैं, इनमें जल कहाँ से आता है? तो इनमें जो जल है साथियों सतलज नदी से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? पंजाब में सतलज नदी से अधिकांश नहरों में के लिए जो है जल स्रोत बनाया गया है। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 39 भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों आयरलैंड के संविधान से। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? और इनका जो मुख्य कार्य है एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 40 नंबर। ध्यान से देखें, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, इसका रीजन क्या है? बताइए।
तो तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि देखिए, वे जो है पृथ्वी के करीब है, ठीक है, इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में ये जो है छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, तो वे नजर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तारे चमकते हैं जबकि ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि वे, यानी कि जो तारे हैं पृथ्वी के करीब हैं, ठीक है, इसलिए उनमें अधिक उनमें जो है अधिक प्रकाश मिलता है। ठीक है, और प्रबलता में यदि छोटे बड़े परिवर्तन होते हैं तो भी वह नजर नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 41 और 41 नंबर। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है, बताइए। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी आपकी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, ये जो अर्जेंटीना का सबसे बड़ा नगर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 42वां प्रश्न। ठीक है, पूछा आपका निम्नलिखित में से किस देश ने जो है सबसे पहले जीएसटी लागू की, बताइए। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सन 1954 में करों की चोरी को रोकने के लिए जो है फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर है। 1913 और 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, बताइए। 1913 और 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जतरा भगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, जतरा भगत ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, और ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत थी 1914 में बिहार में हुई थी। यह आंदोलन जो है लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध किया गया था। जतरा भगत का जन्म जो है वर्तमान गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में 1888 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 44 में। क्या देगा निम्नलिखित में से किसको जो है विश्व बैंक भी कहा जाता है, बताइए। विश्व बैंक भी किसको कहा जाता है? तो विश्व बैंक भी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जो है विश्व बैंक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 45 नंबर। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे प्रो भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपका 46 नंबर। देखिए, आपको तैयारी अगर आपकी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल के माध्यम से आपकी जो है कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। कोई भी यहाँ पे जो है फालतू का टाइम पास नहीं करिएगा। ठीक है, आपको जो है अच्छे से प्यार से पूरे के पूरे तैयारी आपकी कंप्लीट बेसिस पे कराई जाएगी। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार फिर बोल रहा हूँ, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दिया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या संथाली? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फारसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस अनुसूची में आरंभ में जो है 14 भाषाएं शामिल थी। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया। इसके बाद जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जो 1992 में जोड़ा गया। और वर्ष 2003 में जो है बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 47। अपशिष्ट यानी कि सलेज जल क्या होता है, बताइए। अपशिष्ट यानी कि सलेज जल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, स्लेज वाटर। ठीक है, स्लेज वाटर यानी कि मैला पानी। स्लेज जल जो है रसोई से निकलने वाला मैला जल सलेज का जल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 48 नंबर। क्या देगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 49 49 नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो इनका जो कार्यकाल था आपका 1963 से लेकर 1967 तक था। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, निम्नलिखित में से कौन जो है राजस्व विभाग का उच्चतर अधिकार प्राधिकारी है? बताइए, कौन जो है राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, राजस्व सचिव, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है साथियों, आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके में। राजस्व सचिव जो है राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है। इसके अंतर्गत जो मंडलायुक्त, जिला अधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 50 आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये माउंट अबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर जो है माउंट अबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण है चालुक्य शासकों ने करवाया था। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छा, ये क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास का जो आपको क्लास है बाकी, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।